म्यूचुअल फंड सही है कि एनपीएस सही है? मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में दोनों सही है। ये डिप्लोमेटिक? मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल फॉर अ सब्सक्राइबर। इफ यू थिंक कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेट मी एनकैश एंड गेट आउट, दैट इज द बिगेस्ट डिसर्विस यू कैन डू टू योरसेल्फ। यू जस्ट कट आउट द नॉइज, यू से दिस इज माई गोल ऑफ रिटायरमेंट, मेरे को ये पैसा 60 पे ही चाहिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप यू कीप पुशिंग द डिसीजन, कल करेंगे परसों करेंगे, एंड दैट परसों डजंट कम। ये जो आजकल का एक फैड है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर, लोग राइट रॉन्ग पे नहीं जाना चाहते, लेकिन फीजिबल है क्या? इफ यू आस्क मी, अगर मेरे को ये पता होता जब मैं 25 साल का था, आई वुड हैव आल्सो ट्राइड। सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने लगभग 30 साल से निवेशकों को उजागर किया है। निवेशकों के जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उनको रियलाइज करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। म्यूचुअल फंड जगत से जुड़े रहे, यूटीआई में थे, टाटा म्यूचुअल फंड में थे, और पिछले 3 साल से ये टाटा पेंशन फंड के सीईओ हैं। एनपीएस, जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा, लेकिन बहुत से सवाल होंगे आपके मन में कि ये किन के लिए है, कैसे इसमें जाएं, और क्या एडवांटेजेस हैं इसकी। और ये सब सवालों के जवाब आज देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुरियन जोस। बहुत बहुत धन्यवाद कुरियन। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर मिलकर। आपको तो याद नहीं, लेकिन मुझे याद है, मैंने आपको देखा, मिले हैं भी। बिल्कुल आपकी, आई मीन आई हैव हर्ड इनफ एंड मोर अबाउट यू। शायद हमारे बाल उतने ग्रे नहीं थे। नहीं, बट इट्स गुड टू पुट अ फेस। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड वर्ड्स ऑफ योर्स। प्लेजर मीटिंग यू। एक बात बताइए कुरियन, कि म्यूचुअल फंड सही है कि एनपीएस सही है? मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में दोनों सही है। ये डिप्लोमेटिक? मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है मेरा, एंड आई टेल यू व्हाई। तो मेरा जो स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज करियर, इट वाज विद द अर्स्टवाइल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड है। वहाँ पे मेरा पूरा जो कट द टीथ, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हुआ। 2003 में यूटीआई म्यूचुअल फंड का उजागर हुआ, एंड दैट्स हाउ आई हैव सीन यूटीआई म्यूचुअल फंड, देन टाटा म्यूचुअल फंड, एंड देन सब्सिक्वेंटली टाटा पेंशन फंड। अगर आप पूछेंगे कि विच इज़ बेटर और विच इज़ रिक्वायर्ड, द आंसर इज बोथ। म्यूचुअल फंड्स का एक रिक्वायरमेंट है जो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करता है। एनपीएस जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए है, कि ये जब आपको जब वो पैसा चाहिए जब आप रिटायर कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हेन यू रिटायर, दैट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट व्हेन यू वांट टू नो that you need a passive income at the time you retire, I think NPS works towards that. So it is not either or. So if you want a short term goal, like maybe something you need money 6 months down the line, 1 year down the line, 3 year down the line, then I think mutual fund is a beautiful product and mutual funds should be used to that. But you could have a further goal of maybe a house someday, a child's education someday, and retirement, because I think, and that's something I found the hard way, that a lot of financial services professionals are very good at what they do, except take care of their finances, and that's where an advisor is required. And I think we all take care of everybody else's life because that's part of our profession, but to look at our retirement, I think it's something we owe it to ourselves. Uske liye I think NPS zaruri hai, and that's something I believe in, and I've been working actively on that for the last 3 years. But if you ask me, my entire savings goes into both mutual funds and NPS, and that's pretty much where it is, because I'm convinced with both the products. It's not an either or, it is both are required, both fulfill a particular need, and I'm not being diplomatic about it, I'm being actually factual about it. चलिए एक बार फिर ट्राई करता हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने के लिए म्यूचुअल फंड सही है या एनपीएस सही है? मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए एनपीएस सही है, एंड आई टेल यू व्हाई। सो एनपीएस में 2-3 फीचर्स होते हैं, एंड जब से मैंने एनपीएस के बारे में बात करना शुरू किया, बिगेस्ट पुशबैक यही आता है कि 30-35 ईयर्स की बात कर रहे हैं आप, मैं 25 साल का हूँ, मेरे को ये पैसा 60 साल पे मिलेगा, कि कम ऑन यार। आई मीन अभी मेरे इमीडिएट है, मेरे को कल बर्गर लेना है, आई हैव टू गो टू अ स्पैंकी रेस्टोरेंट, मुझे गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, टू बाय द लेटेस्ट आईफोन, उस सब के लिए मैं पैसा अभी लॉक नहीं कर सकता। मेरे को इतना पैसा मिलता है, आई नीड दैट मनी इन हैंड टुडे।
सो आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली. बट अगर एक जो ऐसी एंड माई रिस्पॉन्स टू दैम इज कि अगर आपको फ़ोन लेना है आपको एक लोन मिल जाती है, अगर आपको गाड़ी लेना है आपको लोन मिल जाती है, आपको घर लेना है लोन मिल जाती है. आप जब रिटायर होगे उसके आपको लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपके बैकिंग करने के लिए सिक्योरिटी कुछ नहीं है आपके हाथ में. तो अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए जो रिटायरमेंट के लिए है, तो यू नीड अ इंसेंटिव और अ डिसइंसेंटिव. इसका जो डिसइंसेंटिव है, जो आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव थिंग, इज इसका एक लॉक इन है. तो मेरे पास जो मैं पैसे डाल रहा हूँ, मेरे एक एसआईपी करके, जब म्यूचुअल फंड सब लोग जानते हैं एसआईपी, तो इसमें भी क्या होता है कि सिंस आई हैव गिवन अ मैंडेट टू माय एचआर दैट मनी शुड बी डेबिटेड एवरी मंथ, मेरे को मंथ पर मंथ सैलरी आती है, उसमें से एक अमाउंट ऑफ पैसा निकल के एनपीएस में चले जाता है. वो पैसा मेरे सैलरी स्लिप में दिखता है, बट मेरे को दिखता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक पैसा आता है, ये अमाउंट डेबिट हो जाता है, वो चली जाती है, एंड वो पैसा अक्यूमुलेट होते रहता है. एंड वो एक ऐसा पैसा है जो मुझे पता ही नहीं कब आई और कब गई, पर मुझे ये पता है कि ये पैसा मुझे 60 साल के बाद ही दिखेगा. So then I am compulsorily investing for the future by default. That is the disincentive of taking the money out. The incentive is the kind of tax advantages that one gets in NPS, and rightfully so. I mean, as we have seen, the government moving ahead year after year, many of the tax breaks are going out. But NPS is one particular product which has a tax incentive both in the old tax regime and the new tax regime. And the whole idea is, and I can understand that the largest problem the government faces today is it cannot have a situation where the citizens come and ask them, listen, save us, हमारे पास नौकरी नहीं है. आज की तारीख में the biggest thing we have is demographic dividend on our side. By 2050, and the numbers are scary, by 2050, 30% of our population would be senior citizens. By 2100, 30% of our population will be senior citizens. So what we are benefiting from demographic dividend, 25 years, 75 years, it's going to be opposite. So you need that, and that is why the government is trying. And look at Europe, look at US. These are places where the people are saying, I don't have a job, you have to help me out, and governments really don't know what to do. So you have to prepare. I think the only person who can help you is you. So we need to start by investing our corpus. So we have an active income in terms of salaries. You have to create a passive income in terms of investment. So I think the way I look at it is this product has a lock-in, which for me is a plus. For a lot of people, it's a deterrent, and it gives me tax advantage also. So मुझे म्यूचुअल फंड का रिटर्न दे रहा है at a much lesser cost, lock-in long term, and tax benefits. What else is better? So till I moved into NPS, I should do mutual funds, and मैं म्यूचुअल फंड में SIP करता हूँ. आज की तारीख में मेरा SIP हो रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड SIP भी चालू है, मेरा SIP इन NPS is also okay. एक में मुझे एक्सपेंस कम है और टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, एक में एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहे, बट बोथ आर वर्किंग टू द सेम गोल ऑफ हैविंग अ मनी एट द टाइम व्हेन आई रिटायर. आई होप आई एम एबल टू आंसर. यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने. इनफैक्ट अभी हाल में आपके रेगुलेटर ने भी बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस की और कोशिश कर रहे हैं वो भी कि जो दिक्कतें हैं लोगों की उसको कैसे रिजॉल्व करें. जैसे आपने कहा कि जब मैं 25 साल की होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये मुझे 35 साल तक मैं इसमें लॉक्ड इन रहूँगी, तो अब उसमें भी कुछ चेंजेस किए उन्होंने वेस्टिंग में. फिर एक जो तकलीफ़ थी कि मैं इसमें 100% इक्विटी में नहीं जा सकती, जबकि म्यूचुअल फंड में जा सकती, वो भी कुछ रिजॉल्व किया है रेगुलेटर ने. ज़रा इस पे अगर आप बता पाएँ. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक जो अभी तक इफ़ यू लुक एट दी, जैसे NPS कैसे इवॉल्व हुआ है, अगर ये हम 2004 में गए तो द एंटायर पेंशन वाज ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स. सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ये था कि जो भी गवर्नमेंट में है, एंड उस टाइम पे ये था कि अगर इफ़ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट देन यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, बिकॉज योर pension is taken care of as long as you're alive. Government will take care of you, and that was a huge liability that the government was taking on. And finally, even though the government is paying for it, but the liability is passed on from generation to generation. कैसे आ रहा है पैसा, वैसे you take tax, you borrow from the citizens, and that's what you have to pay out. So that's how the entire concept of defined benefit was moved to defined contribution. Defined benefit में क्या था कि आप जब ज्वाइन करते हैं आपको पता है कि you are sorted for life. आपको जब आप रिटायर कर जाओगे आपके 50% आपका जो सैलरी है वो लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा. सस्टेनेबल नहीं था. देन गवर्नमेंट जब 2004 पे ओएसएस कमेटी सेटअप हुई थी, तब गवर्नमेंट सेड कि लिसन, डिफाइंड बेनिफिट इज नॉट सस्टेनेबल, विल गेट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन. देयर आल्सो सेड कि 10% द गवर्नमेंट सर्वेंट विल पे, 14% the government will pay, and that whole build up happens a kitty. वो NPS came about, and that's how the whole NPS came about.
So that is the advantage of the whole defined contribution over defined benefit. Now this was opened up to citizens in 2009. Now 2009 में जब आप प्राइवेट सिटीजन है और एक पब्लिक सिटीजन यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, दोनों का जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग है. गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं है, उनका कंपलसरी है उनके लिए. प्राइवेट सिटीजन के लिए वॉलंटरी है. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू एंड मी टू इन्वेस्ट इनटू एनपीएस. We may be educated enough that we may choose to invest into NPS, but many of us still don't know what NPS is all about. Now, having said that, if you have chosen to invest, and I go to, like I said, I go to a 25-year-old or 30-year-old and say, listen, I have a lot of challenges right now. I have to pay a high rent or a high EMI or children's education, and these are expensive, right? These days, I don't have enough money to keep aside. Then we say, okay, start for a small term, chota amount start karo. The amount that is required for an NPS to keep it active is just 1,000 rupees a year. So the question is, till when are you going to push the envelope? 25 nahi, 30 nahi, 35 nahi, 40. By the time, and we see people start thinking, boss, I'm 40, 45. Abhi shuru nahi kiya to abhi to bahut late ho gaya. But the question is, you need to start. So two pushback that used to come is, one, it's too far away. So then PFRD has come up with this thing that you have something called a multi MSF, जो मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क है, उसमें वेस्टिंग पीरियड 15 साल. तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ फंड दैट कैन अलाउ यू 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सेम टैक्स बेनिफिट. After 15 years, you have an option that you can exit. That's still in a proposal form, but it's likely to happen. But that is incentivizing you from somebody who is saying कि 35 years old, अभी 15 साल है. ठीक है, 15 साल में क्या होता है ना कि lot of people who start maybe like a insurance policy 10-15 years is okay, it's an acceptable thing than a 35-year away. So we are saying at least try for 15, benefit from the power of compounding, see your money grow, and when you actually see your money grow in front of you, then you will see at the end of 15 years, good, I started it and let me keep the money in. So it's instead of too far away, let me not start at all. It is 15 saal, let me see how it's going to start with a small amount. And then 15 years is still more visible than 35 years or 30 years ago. So the idea is keep a shorter vesting period of 15 years at least. Allow up to 100% equity also. For those people who are risk taking ability, they can do 100%. Jisko risk taking ability nahi hai, they can do lesser amount of equity. But the idea is options should be given to a subscriber. So this is an option of a shorter vesting period and going up to 100% equity. जरा कॉस्ट पे बात करते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी एडवांटेज एनपीएस की कॉस्ट है और कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज भी बन गई है. वो उस पे भी आते हैं. एडवांटेज ये है कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि, और अब पूरा सोशल मीडिया उस पे बहुत ही वायलेंट हो रहा है अभी, कि सेबी ने प्रपोज किया है कि कट करें थोड़े कॉस्ट एमएफ के 15 पैसे शायद 15 पैसे. उसमें हाहाकार हो रही है. और वैसे उनका जो TER है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो लगभग 2% है, हालांकि उससे कम नहीं. मतलब 100 में 1.5 रुपये है, 2 रुपये, राइट. आपका मेरे ख्याल से 10 पैसा है, 9 पैसा. 9 पैसा. तो ये जब आप लॉन्ग पीरियड में देखते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो होना चाहिए, उस पर बात करते हैं कि क्यों नहीं होता, लेकिन कितना उसका बेनिफिट पड़ता है एक इंसान पर. आपने तो बहुत कैलकुलेशंस आपकी टीम ने दी होंगी आपको, तो कुछ अगर एक सिंपल आइडिया या एग्जांपल दे पाए आप. मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल फॉर अ सब्सक्राइबर. दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट. 9 पैसा जो आपने जैसे कहा फंड मैनेजमेंट चार्जेस है. अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांजैक्शन फ़ी, सब मिला के आपका 15 से 20 पैसा आता है लाइफ लॉन्ग. एंड दिस कंपाउंड्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि इज 2% गुड और इज 20 basis गुड? इट्स अप टू, बिकॉज क्या है कि एवरी इंडस्ट्री हैज़ टू काइंड ऑफ सस्टेन इटसेल्फ. म्यूचुअल फंड्स 1963 से है जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है. बाकी जो पब्लिक सेक्टर 1985-86 में आए थे, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड 1995 पे आए थे. उस टाइम पे बहुत ज़रूरत था कि यू नीड टू पॉपुलराइज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. पॉपुलराइज करने के 2 रास्ते हैं. आइदर यू हैव योर ओन टीम्स और यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी टू सपोर्ट यू. एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी इज द ओनली वन दैट कैन रीच टू द एंड ऑफ द कंट्री. लाइक वो
बैंक हो या NBFC हो या RIA हो या ND हो, म्यूचुअल फंड पार्लमेंट्स में, या इंश्योरेंस एजेंट हो, दे आर अवेलेबल एट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. अगर आपका एंटायर आइडिया है कि यू नीड टू एजुकेट पीपल कि ऐसा एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो यू हैव टू मेक इट वर्थ वाइल टू दैट पर्सन कि वो आके किसी आगे को समझाएगा. नहीं तो वो क्या कि बॉस आई हैव नो बेनिफिट इन दिस. I am not here, I am not an NGO. I am not here to explain to somebody. I explain to Vivek. Vivek makes his money. I make no money as a distributor, right? So mutual fund has a requirement, has a reason why the expense ratios are relatively low. Now, I'll come to NPS later. But if you see mutual funds also, it has evolved. And 2009, before 2009, there was an entry load. So when you enter mutual fund, you pay an entry load, then you pay a higher expense ratio, and that the mutual fund is to, and that was required at that particular point of time. Then 2013, if I'm not mistaken, the direct plan was brought in, where it was whether a distributor is required or not required. So a lot of evolution has happened. NPS में क्या हुआ था कि the whole thing was started for the government servant, and the government said anyway I will manage the money, so it has to be the cheapest product. So when it was launched, the fund managers, and there were only 3 at that time, the public sector fund manager, they were told you have to do it at the cheapest cost. They said okay, we'll do it at 1 basis points. Now 1 basis point didn't make sense. Over a lot of period of time, it has just become 9 basis points only in 2021, which is when we also applied for, as a PFM. We started in 22 when 1 was increased to 9 basis points. It is now again being discussed whether this fees needs to be increased, because everything comes up every 5 years. But coming back to the question that you asked, 15 basis points vis-a-vis a 1.5%, which is like almost 10 times. The compounding, when it kicks in, it doubles the money over the same period of time, up 20-30% more over a period of time. It all depends on, suppose you invest into the same stocks under mutual funds and NPS, expense ratios is that much higher. If the expense ratio is lower, more money is getting invested, and the power of compounding from equity, if you look at NPS last 10 years, में about 13% kind of return बना है. And if everything may equal 13 का अगर 12.5 हुआ because of expense ratios, obviously your returns would be that much lesser. So the amount of money that is in the play because of a lower expense ratio is much higher in NPS, and so your retirement corpus becomes that much higher. पर यही तो डिसएडवांटेज भी बन रही है ना. बिल्कुल बिल्कुल. इतने टैक्स बेनिफिट जो सरकार दे रही है, बाकी के इतने बेनिफिट्स कि आप एक ही स्कीम में डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट शिफ्ट कर सकते हैं बिना एग्जिट के, बिना टैक्स दिए. कितने बेनिफिट्स हैं और इतना लो कॉस्ट, 10x. मतलब ये नहीं कि कोई थोड़ा एक्स्ट्रा है या कम है, लेकिन अगर उसे ऐसे प्रोडक्ट को तो सबको जाके दौड़ के लेना चाहिए. सो इंडिया में अभी भी क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इज स्टिल पुश प्रोडक्ट, नॉट अ पुल प्रोडक्ट. ये सब चीज़ें हम आपको इन्वेस्टर तक या निवेशकों को बताना पड़ता है, because most people are busy doing their own things. They will be an engineer, doctor, working in a shop floor, working in a business. उनको financial service की जरूरत पता ही नहीं है. So you have the financial advisor that comes in. Now financial advisor will always look for the benefit of the investor, but he will look at his because for him that is his profession, right? उनका प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन ही है. जैसे आप जर्नलिस्ट है, मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता हूँ, उनका प्रोफेशन ही वो है कि दे हैव टू मेक सम मनी आउट ऑफ द होल थिंग. ना वो जाके उसके हाथ में 15 प्रोडक्ट है, उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, PMS के प्रोडक्ट्स हैं, AIF के प्रोडक्ट्स हैं, प्राइवेट इक्विटी के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड में, हर चीज़ में कमीशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है. तो वो भी अपना देखेगा कि इन्वेस्टर का तो मैं देखूं, बट मुझे अपना भी एज अ माई बिजनेस आई नीड टू लुक एट दैट. और हर अगर दूसरे प्रोडक्ट्स में मुझे को 1% मिल रहा है या 1.5% मिल रहा है, या कुछ प्रोडक्ट में तो उससे ज़्यादा मिलता है vis-a-vis यहाँ पे मुझे जो 30 रुपये मिलते हैं पूरे इन्वेस्टमेंट में. सो आई वुड थिंक 200 times बिफोर आई सजेस्ट दैट टू माई सब्सक्राइबर. बट आई थिंक सो दैट हैज़ बीन अ बिग चैलेंज. इसे कैसे ओवरकम कर रहे हैं आप? I think MSF is one thing that has come. MSF में what PFRD as a regulator has said कि the pension fund manager should be given the option of designing a product, and design a product which is a requirement, and
allow the distributor to sell. Now इसमें क्या है कि जो पहले जो pension fund managers है could charge only 9 basis points. Today under MSF we can charge 30 basis points. 30 basis points में 9 basis we can keep. 21 basis points we can distribute to a distributor. So vis-a-vis a distributor who used to earn some transaction cost, that distributor now can earn potentially 20 basis trail over a long period of time. So I am not saying 20 basis versus 150 basis is a great thing, but it is still incentivizing somebody to also bring it from the list from here to here, यहाँ से थोड़ा इधर तक लेके आ रहा है. Because finally क्या होता है ना कि any good distributor understands that his subscriber or her investor will stay only if he sees value in the distributor. आज की तारीख पे जिसके पास पैसा रहता है उनके पास 15 एडवाइजर रहते हैं, पैसा तो उतना ही होता है. एंड इफ यू हैव टू विन द ट्रस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टर, उसको भी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर चाहिए जो सिर्फ अपना ना देखे, वो इन्वेस्टर का भी देखे. सो देयर इज अ पुल दैट इज बी क्रिएटेड. आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क, credit to PFRD and NPS Trust and us as a PFM community, that we are doing a lot of work through social media. I think because that is relatively cheaper and it's something which is in our reach. Having a lot of people on board, distribution is an expensive proposition. So what we can do is go digital. आज की तारीख में many of the people who need the younger folk are available on social media. They need to see us talking about it. They need to understand the product. जैसे आप simple है कर रहे हैं, वैसे भी फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. सो उसके बिना लोगों को समझ नहीं आती है ना. ऐसा एक प्रोडक्ट है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप यू कीप पुशिंग द डिसीजन, कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड दैट परसों डजंट कम. 2 years, 3 years, 15 years, बाय द टाइम इट्स टू लेट. सो वन, एक्सपेंस रेशियोज बढ़ा दिए हैं, थोड़ा बढ़ा दिया, इट्स स्टिल नोवेयर क्लोज टू म्यूचुअल फंड्स. सेकेंड, लॉट ऑफ डिजिटल स्पेंड इज हैपनिंग. यू विल फाइंड social media में PFMs, pension fund managers, NPS Trust, PFRD are more visible. Lot of conversations, talks happening about this particular product in terms of the features. Trying to attract the youth. I think you can invest through a QR code. You can invest through NPS Vatsalya. I think NPS Vatsalya has been a product beyond its time, because earlier you could invest from 18 to 70 and stay invested 75. Today you can invest from 0. So I think us Indians, even if we don't want to invest for ourselves, we want to invest for our child. And that's a very Indian thing maybe. So then I think NPS said, okay, you want to invest for you once you are an adult, you can start investing for your child also. So NPS ka jo evolutions hai, jo products that they have got, you start from 0 till 70, you can invest, stay invested at 75. Now the proposal also is to stay invested till 85. So lot of products are evolving. Shorter vesting period, as good tax advantages, more visible, trying to make the product more simple. So I think NPS and PFRD are taking a lot of steps to make people more aware so that you can create a pull. It is still a difficult thing, but आज की तारीख पे कोई अब आपको NPS बोलते people हाँ पता है. पहले NPS क्या होता है? It used to be a black box and it used to start from national pension system, पहले new pension scheme, national pension system. So a lot of evolutions have happened, and I think to give credit to PFRD, I think they've been very ahead of their time to kind of get this product. And now we are trying to create products for the non-government employees, because these are the people who require it, and this is voluntary. And as long as anything is voluntary, people tend to put, okay, we will see, unless you understand the benefit. So then you take small examples of seeing the power of compounding. You start at 25 to 60. If you can make 1.5 crores, you start 5 years later, the amount is 25% lesser. So once you explain all those things, then things becomes that much simpler. So yes, brokerage thoda bada hai, which is at least some incentive over other incentive. People say 75% equity में आपने lock कर दिया है, तो चलो वो भी दिया. So lot of evolutions are happening, and earlier commodities were not allowed. Now we have said that gold and silver should be allowed as a hedge to equity. That is also being considered. So lot of feedback that is being given by the intermediaries are being considered for implementation. ये जो आजकल का एक फैड है फायर, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, राइट रॉन्ग पे नहीं जाना चाहते, लेकिन फीजिबल है क्या? एक तो हमारी प्रॉब्लम है इतना लेट शुरू करते हैं. 40 तक तो लोग समझते ही नहीं है कि मुझे इन्वेस्ट भी करना और रिटायर होना चाहते हैं. बिल्कुल. तो ये कैसे होगा? ये
नहीं, it's an interesting question. Financially independent, retire early. If you ask me, अगर मेरे को ये पता होता जब मैं 25 साल का था, I would have also tried. नहीं, हमारे भी जनरेशन में हम बोलते हम थे बोलते कि थे, हमें रिटायर होना है, retire जल्दी होना होना है। है। So इसमें अक्ल आ जाती थी जब पहुंचते थे वहां। वही ना, लोग वो अक्ल आते आते बहुत टाइम लग जाता है। So if the question is it possible? The simple answer would be yes. But is it possible for the large segment of the society? I think answer would be no. And I'll give you a reason. अगर आप if you say start at 25 or 30 and if you have a great idea that the world has been waiting for, it's a demand supply thing ना. अगर आपका ऐसे idea है और you have solved a situation, a solution where nobody has, then people are ready to pay you $1 million for it, right? आज की तारीख में आपके पास ऐसे 15 आइडिया होंगे, 20 आइडिया होंगे, 100 आइडिया होंगे। हमारे देश में 140 करोड़, 1.4 बिलियन पीपल है। सो इज इट अ सिंगल की ट्राइड एंड टेस्टेड सीक्रेट सॉस की ये करो आपका 40 पे आपका रिटायर हो गया? आंसर इज नो, इट टेक्स टाइम। एंड let's look at this. I think if you look at the Indian, the way Indians are kind of staying longer, where let's accept that people are living to around 88 to 90 average. हाँ बिल्कुल। तो पहले क्या होता था, यूज टू, जैसे वो आप बोल रहे थे, अक्ल आती थी 30 तक, 30 to 60 आप काम करके थोड़ा पैसा कमाते थे, 60 से 90 आप रिटायर होते थे। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने पैसे कमा लिए 40 तक। नाउ यू वुड हैव टू अर्न इनफ मनी टिल 40 टू सस्टेन यू द नेक्स्ट 50 years. Now there's a lot of moving parts. एक आपको एक brilliant idea आना चाहिए, वो brilliant idea has to be invested, it has to give you compounding returns, your medicals have to be, your health has to be in great shape. It all depends on how do You must become a CEO by 40. Yes, there are a lot of 40 people or 50 जो भी है। Yes, मतलब so you need या to, तो आपकी इनकम बहुत बड़ी, आपकी इनकम बहुत, या फिर आप या आपकी invest इनहेरिटेंस करें। मिली हो, आपको हाँ। पेरेंट्स ने आपको दी, but that's सबके साथ ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोगों के साथ अधिकतर लोगों के साथ नहीं होता। तो आई थिंक यू हैव टू गो द ट्राइड एंड टेस्टेड, यू हैव टू make mistakes, learn from them, make more mistakes, learn from them till you finally realize that this is the right way of doing it. उसके लिए you have to do your work, earn your work, build up retirement corpus, build up a passive income, and over a period of time, and ensure that your health is taken care of, so that by the till you retire and till you stay in this world, I mean, money is enough to take care of you. So if the question is, for a large population, it's a very difficult challenge. So you have to do the tried and tested, go through wealth products that are available, where mutual funds or insurance for in case something happens, or NPS. I think that is the tried and tested and the right way of doing it. There is no shortcuts in life. Everything takes its time. And I think that kind of worked for you and me. It'll work for a lot of people also. Obviously, things will evolve. But today, if you ask me, this is what I've tried, worked for me, and works for a lot of people that I know. एक बिहेवियरियल फाइनेंस पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात की 15 साल, 20 साल, 25 साल, और पैसे तो वैसे ही बनते हैं कुरियन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। लेकिन आप का इतना रिच एक्सपीरियंस है, इतने लोगों से आप मिलते हैं, निवेशकों से, जब आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में थे, अब भी हैं, पेशेंस ही तो नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो हमारी लैक ऑफ पेशेंस है। आज आप म्यूचुअल फंड में देखिए, इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि साल, 2 साल, 3 साल, मतलब SIP खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। आई थिंक ऑनलाइन तकलीफ ही तो यही है ना, मतलब प्रॉब्लम के प्रोडक्ट अब हमारे पास देश में सारे अच्छे हैं, अच्छे रेगुलेटेड हैं, पर पेशेंस नहीं, लेकिन लोगों में पेशेंस ही नहीं, शॉर्ट टर्म गेन्स देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक आज की तारीख पे, आई थिंक वन लार्ज प्रोपोनेंट और लार्ज इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ विच आर इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट इज डूइंग वेल, आई थिंक इज SIP. And a lot of credit to mutual fund industry to have grown that SIP. Mutual fund सही है, really worked. And उसकी वजह से a significant portion of money, and that's basically Indian savings, right? जो Indian savings पहले बैंकों में होता था या FDs में होता था, रियल एस्टेट में होता था, that's come to the capital market. And the reason for that is earlier अगर आप पैसा FD में डालते थे, आपको 9%, 10% रिटर्न मिलते थे, your inflation would be about 7-8%, तो आपका रियल रेट 2% बन जाता था। आज की तारीख पे आप FD में डालेंगे, आपको 6, 6.5, 7% मिलेगा, आपका इन्फ्लेशन भी 7% देयर अबाउट है। सो बेसिकली योर
योर रियल रिटर्न इज हार्डली देयर. नाउ रियल रिटर्न बनाने के लिए आपको कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. कैपिटल मार्केट इज नॉट अ यूनिडायरेक्शनल मार्केट कि ऐसे ही जाता है. अगर आप BSE सेंसेक्स का देखें, विच इज द ओल्डेस्ट इंडेक्स दैट वी हैव, दैट इज अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड. On an average, if you cut out the noise, the direction has been upwards. But during my, I think 25 years that I spent in mutual fund industry, I've seen a lot of ups and downs. And people who have ridden that ups and downs have made money. People who have panicked have lost money. And people who have panicked, exited and see market went up, they have either got a FOMO की fear of missed out. कुछ लोग के पैसे बन गए तो they have said कि मेरे पैसे बन गए, okay. So I think finally you are absolutely right, and I keep. अब गिने चुने कुछ लोग होंगे उस लिस्ट में जो 25 साल जो उसमें हाँ में रहे होंगे. स्पेशली जब कोविड के टाइम पे 2020 में when that COVID happened, that SIP का जो अमाउंट इतना कम हो गया, and to give credit to the government, we were able to find a solution, and a lot of people working on the whole thing. 1 year return after COVID, the return was 100%, and that was time people were exiting the market. तो आई थिंक माई फिलोसफी इज़ वेरी सिंपल. आपको पगार महीने महीने मिलता है, आप वो उसमें से आप यू रिमूव सम मनी एज एन इन्वेस्टमेंट, लेट दैट मनी गो इनटू इन्वेस्टमेंट. SIPs, the idea is great. Markets are down, you get more units. Markets are up, you get lesser units. If the direction is generally upwards over a long period of time, you will make money. Now, if you time कि मैं 2 साल में निकालूंगा, 3 साल में निकालूंगा, again there are products for that for short term where you have more fixed income, and then you have hybrid products that are coming in. And there are a lot of products in mutual funds which help there. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का रहना है तो देन यू हैव टू शट आउट द नॉइज. मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यू शुड लुक एट इट. मार्केट नीचे जा रहा है, ग्रेट, लेट मी पुट इन सम मोर मनी. मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा SIP चालू है. इफ यू थिंक कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेट मी एनकैश एंड गेट आउट, दैट इज द बिगेस्ट डिसर्विस यू कैन डू टू योरसेल्फ. यू जस्ट कट आउट द नॉइज. यू से दिस इज माई गोल ऑफ रिटायरमेंट. मेरे को ये पैसा 60 पे ही, उससे पहले मुझे चाहिए ही नहीं. And I also advocate कि all your money should not be into NPS, or all your money should not be into mutual fund. आपका घर रहेगा, आपका म्यूचुअल फंड रहेगा, आपका NPS रहेगा. जो NPS का कॉर्पस है उसको अनटच रखिए 60 तक, और जब तक आपको उसका लगेगा, जब आप एक्चुअली रिटायर करेंगे. बाकी प्रोडक्ट्स कैन बी डिजाइन फॉर अदर रिक्वायरमेंट. अवॉइड द नॉइज, लेट द मनी कंपाउंड, सी योर प्रोडक्ट्स, look at a portfolio on a monthly, 2 monthly basis, see that you're going generally right. I think you'll make your money. So I think the less you think about it, the more time you allow for compounding, the less you cut out the noise, you make money. हम रिच लिस्ट को तो बहुत देखते हैं और ये भूल जाते हैं वो लोग रिच बने कैसे हैं. और कईयों के साथ अब तो कंपाउंडिंग ऐसे चल रही है कि उस लिस्ट से वो हट ही नहीं सकते. बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ कंपाउंडिंग से. See, वो compounding वही ना, that's what we keep saying, and it is very difficult to make the first 1 lakh, make the first 10 lakh, make the first crore. But once you made your first crore, it is that much simpler. But the challenge is to reach there, and that requires a lot of patience, a lot of human psychology, lot of behavior, a lot की. See, the thing is, everybody is not an expert in everything, right? You are a great journalist. I'm in a business. We all have our own occupations. So why don't you leave it to the experts? So जैसे एक डॉक्टर है, आप हेल्थ में कोई इशू, आप खुद, I mean, आज की तारीख पे lot of people go to Dr. Google and try to find a solution, but leave it to the doctor, right? So in financial services there is a doctor for that also, right? And उसको वो काम करने के पगार मिलते हैं. अगर उसने वो नहीं किया, he is out of a job. If he does it well, he gets more money. So that fund manager is incentivized to manage our money much more efficiently than we manage it ourselves. And spending time कि ये स्टॉक लूँ, ये बॉन्ड लूँ, आप एक प्रोफेशनल को दीजिए, उसका काम है वो करने का. आप बस टाइम दीजिए कि आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो पैसे आप रखते रहिए. ही इज डूइंग हिज जॉब, लेट हिम डू हिज जॉब, यू डू योर जॉब व्हाट यू आर पेड फॉर. आई थिंक लाइफ इज सॉर्टेड. सिंपल है. सिंपल. एब्सोल्युटली. ये बताइए कि आखिरी के 4 साल स्कूलिंग के आपने मॉरिशस में किया. तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे आप, क्योंकि बीच पे ज्यादा बैठते थे कि स्कूल जाते थे? बंक मार के जाके बीच पे बैठते थे, सी देखते थे? सीधी सी बात है. दिस इज प्रोविडेंस, इफ आई मे से सो. माय पेरेंट्स आर were both with the government. They have retired now. My father is an engineer, my mother is a doctor.
So Mauritius just happened to happen. My father was in the CPWD. So there was a lot of technological aid that India used to give to Mauritius then. This is I'm talking about 1987. उस टाइम पे as part of the technology aid, my father was deputed to Mauritius. So हमने कहा चलो let's see that also. So my father, my mother, and me and my brother, all four of us went कि 2 साल का posting था, देख लेते हैं. So obviously there also you have a set of Indians and we are part of the Indian community in Mauritius. And Mauritius, अगर आप देखेंगे, it's a beautiful country, but it is tinier than maybe a suburb of Bombay. So there is a limitation amount of work that you can do. But I went into 9th, 10th, 11th, 12th. Those are your crucial time period of study. So you would like to bunk, but you can't bunk. पढ़ाई तो करनी ही है, middle class upbringing है, grades have to be maintained. That's not an option at all. So yes, I think I went back with my family 2 years ago, my wife and my kid. I think I saw more of Mauritius then than the 4 years I've spent over there when I was a child. Because at the time you were pretty much small community, in your own school friends and all, tuitions and that whole tuitions, and 10th pass karo to 12th milegi, O levels, A levels. I mean, you're part of the whole study thing. So it was a lovely time in Mauritius. I think my horizons opened up quite a bit because of interaction with a set of people who were other than Indians. I had to work with, had to study with Mauritians, had to study with expats and Indians. So your horizon opens up. You learn a new language. वहाँ पे they speak Creole and French. So थोड़ा French सीखने का मौका मिला. So I think I enjoyed my time in Mauritius. Opened up your perspective that there's life beyond India. Came back, of course, and did my remaining education here only. But yeah, that was an interesting experience of 4 years in Mauritius. तो बीच नहीं गए उसमें? नहीं, ऑफ कोर्स गए, जाते थे। ऑफ कोर्स. लाइक आई सेड, वो आप मॉरिशस एक ऐसा शहर है या कंट्री है जो एक दिन में आप पूरा मॉरिशस घूम के आ सकते हो, इतनी छोटी सी जगह है. सो एवरी वीकेंड ऑब्वियसली फादर एंड सन यूज्ड टू, हम दोनों के, आई मीन वी हैड एज इंडियन कम्युनिटी, वी यूज्ड टू ऑल हेड आउट as a group to Mauritius, to the beaches, spend some time over there, enjoy along with friends or just a few of us. Beaches are beautiful. It still are beautiful. It was really beautiful at that time. Sunset, sunrise was beautiful. There's bird parks over there, which is really beautiful. That is a beautiful country. It has come out of a volcano. So people are very nice. I think 70% of the people are ethnically Indians. Very nice people, beautiful place, unpolluted, untouched by the vagaries of nature. So great place. Obviously, every weekend we used to head out, father and son used to drive down, or with my family or with friends, run down to the beach, spend a couple of hours, come back. But good times. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी भी मिल गई आपको जी के साथ, फिर वहाँ से छोड़ के म्यूचुअल फंड में कहाँ से पहुँच गए? That is again providence, if I may say so. Engineering के बाद GEC Alstom में joined. It was a French, Anglo-French, I think engineering firm. तो 2 साल वहाँ पे काम किया and super fun. I think I actually learned how to actually do something. Engineering में सब काम जो हमने at least उस टाइम जो सीखा सब theoretical था. But finally it comes down to man management. So वहाँ पे engineer हो तो obviously you are given a executive position, you are leading a team. तो managing a team was a big thing, but it's good fun. But 2 साल के बाद मैंने कहा कि if I have to look at the next level, I need a master's degree. अभी master's degree में क्या करें? Obviously पूरा friend circle MBA की तैयारी कर रहा था, हमने कहा चल हम भी MBA करेंगे. So we ended up doing MBA. So did 2 years of MBA. I think we got out in 2000. 2000 was the Y2K bug. And at that time, I think the whole world was going into a chaos कि क्या होगा किसी को पता नहीं. So हमारे प्लेसमेंट सेल ने भी बोला कि देखो इस साल का हमारा प्लेसमेंट का कोई अश्योरेंस नहीं है, एवरीबडी ट्राई ऑन योर ओन, मिला नहीं मिला हम ट्राई करेंगे बट आप लग जाओ. तो बट उन्होंने कहा कि अगर एनी कॉर्पोरेट कम्स ऑन कैंपस एंड सेलेक्ट्स यू, यू आर आउट ऑफ द. सो वी, आई मीन आई सेड गुड, चलो वेरी गुड. सो उस टाइम पे देयर वर अ कपल ऑफ कंज्यूमर FMCG कंपनीज विच आर द नोन FMCG कंपनीज. आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट. मैंने कहा इसके लिए जाएंगे. तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तब कैंपस में आई थी एंड दे वांटेड द टॉप 5 grades, sales and marketing, top 5 finance. I was nowhere in that list. ठीक है, I was trying other companies. But by the time they came, the
top people above me had got placed. So then in the next 5 में हमको भेजा गया. तो मैंने कहा सर and I told him very frankly, सर ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करते हैं मुझे पता नहीं, I don't know. But I am what I am. I have this background. मैं इधर से हूँ, ये किया हुआ है. तो they kind of liked me. मैंने कहा कि यार how can they like me? I have no knowledge about this particular product, but they, for whatever reason they liked me. I said ठीक है. So they said ठीक है, आप we will you are a native of Kerala, but you're born and brought up in Delhi, so we will put you into a sales profile. मैंने कहा ठीक है, that's my thing. Business development sales is always a brilliant thing for me. Joined them 2000. At that particular period of time, somebody in the investment team put in his papers and moved on. They कहते you have an engineering background ना, आप इन्वेस्टमेंट टीम में आ जाओ. मैंने कहा यार ये एक तो म्यूचुअल फंड क्या है समझ में नहीं आता, उसके बाद आ गए, उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इन्वेस्टमेंट, ओके कर लेंगे. So went into investments. I think I spent about 5 to 6 years in the investment team. Understood how companies work. I understood how companies grow, how companies raise equity, take loans. I think there was a huge amount of learning in that 5 to 6 years that I learned, and I learned a lot from my bosses at UTI. उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, this is, I need to kind of move on. So then I moved to the institutional sales side of business, where corporates have their own money which they save, and they save it for a rainy day, and then they reinvest into the business. So 2 साल वो सीखा. तो मैंने कहा यार this is also interesting. वो पूरा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम में होता था. Then again itch after 2 years कि यार बहुत सीख लिया फिक्स्ड इनकम में, इक्विटी क्या होती है देखेंगे. Then at that time Tata Mutual Fund came up with a requirement that they wanted somebody to manage their international business. Immediately हाथ खड़े कर दिए मैंने, I'm there. So I joined Tata Mutual Fund in the international business division. So this is where we raise money from overseas citizens who invest money into India through Tata Mutual Fund scheme. We have offshore schemes over there. तो मैंने कहा चलो, this seems like a brilliant thing. Then I said this, I'm actually able to get people. I'm instead of selling fixed income bonds, I used to sell India as a concept. कि इंडिया का GDP growth, इंडिया का demographic dividend, इंडिया का how things are growing. If a Japanese citizen or a UK citizen invest into India, कितना return बन सकता है, currency. My exposure went up significantly over there. Learned that. Then obviously we were catering to the NRIs, we were catering to foreign citizens from UK, from Middle East, from Japan. Predominantly these locations got money into India. Then at that time boss said ये आपने बहुत कर लिया, now you need to go back to institutions. भी आपका institutional sales का background है. So went to institutional sales. There again leading the team over there, getting more and more corporates manage their money more efficiently through mutual funds. And then 3.5 years ago, NPS, where I moved from a completely institutional background to a retail background, because finally this is money of the small saver that comes. So I think what has worked for me is I've always been very fortunate that I've had to sell products which I believe in, which are good for me. So if something is good for me, it's good for it. Because if I have to sell something which goes against my basic tenet ki I'm not doing a service on my customer, I cannot sell it. So if I'm convinced about a product, I can sell that product. And these are products that I have used for my investment, mutual funds and NPS. And so I am convinced. So when I'm having a conversation with the other person will always be circumspect कि ये तो sales वाला है, अपना धंधा बेचने आया है. But my body language at least communicates that, I'm being very sincere about it. How the other person reacts is his. But it helps you, if you're convinced about a particular product, it helps you that much more to convince somebody else. And I see it as my duty to kind of explain the whole product, make the other person understand. Rest is left to him. I can't force anybody. You can get the horse to the water. The horse has to decide whether the water has to be drunk or not. एक बहुत हाई स्ट्रेस इंडस्ट्री में आप हैं कुरियन, लेकिन चेयरफुल बहुत रहना पड़ता है. Otherwise, how do you do it? So I think I think in the morning when I get up, I spend quite a bit of time just by myself, short time, 5 to 10 minutes, just to myself, like kind of look at how the day behind has been, what the day forward is looking to. Then I spend about 30-45 minutes with my wife. My wife was also a professional. We just discuss. We try to not discuss work. We're both from same industry. We don't discuss work, but at least discuss about the kid, parents, how's the day, at least get some idea. Try not to discuss work because that's something which we want to keep out. And then I think the whole idea is that if you are stressed, that stress is seen on your face. Your team is going to see that stress.
if you want anything to come out of a team, the team always has to say, like all is well bolte. And I actually believe it. If the boss is looking that he is stressed, but he is not looking stressed, then it's that much simpler for a person to. But otherwise, that team is always second guessing कि बॉस की नौकरी शायद नहीं है तो हमारी नौकरी का क्या. So it's, you have to have stress, you have to take the stress, you have to handle it and try and pass down the least amount of stress that you can, because they have their limited amount of output that they have to give. I think the best thing that I have done is I have tried to identify a team which is better than me, who kind of gives much more. I think I learn a lot from them. I learn more from them than they learn from me, I would like to believe. But if they see that, I seem to be bogged down with a lot of thoughts, if they come to me, I kind of push them away, growl away, then their output is kind of curtailed. तो अगर वो टीम परफॉर्म नहीं करती तो मैं तो कभी परफॉर्म नहीं कर पाऊँ. तो एक्टिंग करते हैं आप. मेरे को नहीं लगता, क्योंकि एक चीज होती है कि स्ट्रेस है, सबकी होती है जिंदगी में स्ट्रेस. एक चीज होती है कि आप अपने आप को अपने लाइफ की लर्निंग्स के साथ ऐसा बना लीजिए कि स्ट्रेस आपको टच ही ना करे. I think you have to, it's all in the mind finally. I think mind over matter. If you can take a stress about a small thing, or you cannot take stress about a small thing. I'm like I was telling Neha, कि when I was driving, I'd rather come 30 minutes before than I come a little later and I'm stressing, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं. So those a few things that you have you control the controllables, and I believe in that. Control the controllables. You have no control over the uncontrollables. If you start getting worried about बारिश हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, पॉटहोल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, जो होना है वो होएगा. पर जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. कितने लाइक्स आए मेरे पोस्ट पे. कोई बात नहीं. सी, आपका काम क्या है कि आप अपने कंपनी के बारे में बताओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लोगों को समझाओ. जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा, बट नॉट I mean with the expectation that somebody should like it. If you don't do it, that is the biggest disservice you can do to the. For like I am very clear कि मेरे को प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों की ज़रूरत है, and I am doing this more from a profession as well, aspect as well. But I think you want to invest with me, perfect, but at least look at NPS as an option. You want to invest with Tata Mutual Fund, great, but at least look at mutual funds as a product. And that's how I worked. Obviously, as you are a business person, you want to invest into Tata Pension. And I keep talking about Tata Pension. But I think the bigger story is NPS is big, NPS zaruri hai, and Tata Pension is there. Please consider us as a partner as well. थैंक यू वेरी मच कुरियन आने के लिए शो पर. थैंक यू. इतने अच्छे से सबको समझाने के लिए. उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह एक बड़े दिल के साथ लोगों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते रहेंगे. और I wish you all the very best. Thank you. Thanks, Vivek. Pleasure meeting you and talking to you. I think you're doing a great service by this Simple Hai. I think the amount of effort that is required to simplify financial services, I think the more effort that is put, the lesser it is. So I think you guys are doing a great job. And I wish you all the best for that. Thank you. Thank you. Thank you very much.